नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार। जी हां, सत्ता जो ना कराए कम है। महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक से ये बात एक बार फिर से सही साबित हो चुकी है। और उठापटक भी ऐसे वक्त में हो रही है जब बीजेपी के खिलाफ कई विपक्षी दल एक साथ आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 के लिए एक साथ आने को तैयार हो रहे विपक्ष के लिए भी क्या ये एक बड़ा झटका है, और क्या जैसी स्थिति एनसीपी की है वैसी ही हालत अन्य दलों में तो नहीं बन जाएगी। ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बात आज इसी पर होगी, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर, और इससे जुड़े कई सवाल भी हम आपको बताएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल नंबर एक यह है कि 24 से पहले एनसीपी में टूट, विपक्षी एकता को बड़ा झटका। निश्चित तौर पर एनसीपी में जो टूट हुई है, क्या वो विपक्षी एकता में फूट की दशा तय करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर दो यह है कि महाराष्ट्र की सियासत का 2024 के चुनाव में कितना असर होगा। महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, एनसीपी में जो टूट हुई है, उसका असर क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब सवाल नंबर तीन पर भी नजर डालते हैं। क्या 2024 तक एनसीपी पर रहेगा शरद पवार का कब्जा? क्योंकि अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि एनसीपी के सिंबल से ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एनसीपी पर शरद पवार का कब्जा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अब सवाल नंबर चार भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 यह है कि पवार का पावर कम हुआ है, 24 में कितना दिखेगा दम? एनसीपी में टूट हो जाने से शरद पवार का पावर जरूर कम हुआ है, निश्चित तौर पर, कहना गलत नहीं होगा। 2024 में क्या होगा? 2024 में कितना दम दिखा पाएंगे पवार, ये भी देखना होगा। सवाल नंबर 5 पर भी नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 5 ये है कि बीजेपी को घेरने के लिए अब क्या प्लान बनेगा? जो विपक्ष एकजुट हो रहा है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, अब वो किस प्लान पर काम करेगा? क्या कोई प्लान बी भी है विपक्ष के पास? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और 2 खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से हैं गोविंद मालू, और हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से हैं अमित श्रीवास्तव। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा आपसे मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो चुका है। ये एक ऐसा फेरबदल है जिसने सबको फिर से चौंकाया है। एनसीपी में नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके साथ कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि एक होने जा रहे विपक्ष के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ के बगैर भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार पूर्ण बहुमत में है। लेकिन इसके बावजूद एनसीपी का टूट जाना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि इसके पहले जब शिवसेना और एनसीपी की सरकार उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही थी, तब भी शिवसेना में 2 फाड़ हुआ था और एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के साथ मिलकर बीजेपी से हाथ मिलाया और सीएम की कुर्सी भी हासिल कर ली। ये महाराष्ट्र की सियासत का हैरान कर देने वाला उलटफेर जरूर था, लेकिन तब शायद ही किसी को पता हो कि 2023 आते आते सूबे की सियासत में एनसीपी के रूप में एक और बड़ा फेरबदल हो जाएगा। अब हालात ये बनने लगे हैं कि जैसा शिवसेना के साथ हुआ, वैसा ही एनसीपी में भी हो सकता है। यानी कि पार्टी और पार्टी का सिंबल किसके पास है, इसको लेकर एक बड़ी लड़ाई भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। इधर आज हुए घटनाक्रम की बात करें तो अजीत पवार ने मुंबई में आधिकारिक आवास पर पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले मौजूद थी।
हालांकि अजीत पवार के राजभवन पहुंचने के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में थे और उन्हें विधायकों की मीटिंग की जानकारी भी नहीं थी। बाद में जब बैठक के बारे में उन्हें जानकारी लगी तो उन्होंने अजीत पवार को विपक्ष का नेता बताते हुए कहा कि उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार है। लेकिन राजभवन जाकर अजीत पवार समेत 8 विधायकों ने सरकार में शामिल होते हुए मंत्री पद की शपथ ले ली। इस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि उनकी शरद पवार से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि वो न केवल मजबूत हैं बल्कि उन्हें समर्थन मिला हुआ है। जनता ये खेल ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके साथ है, सरकार किस तरह से चलाएंगे? तेज गति से मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री आपके पार्टी के डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी महाराष्ट्र में हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे की जो टीम है यही काम करेगी। आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा में ये सब साफ हो जाएंगे। अजीत पवार नहीं चलेंगे, ये बाकी लोगों की पावर चलेंगे। अजीत पवार जी को ऐसा नहीं करना था और अगर ऐसा करके वो शरद पवार जी का कद को घटाने का, उनका ताकत को घटाने का जो काम कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स में उनको बहुत नुकसान होगा। आज पूरा देश एक हो रहा है सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए और ये डूबती नैया में जो सवार होने जा रहे हैं तो इनके लिए नुकसान भरा ये सफर होगा। आपको बता दें कि साल 2024 के मद्देनजर कांग्रेस और एनसीपी समेत विपक्ष के तमाम दल एक साथ आने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पटना के बाद अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, लेकिन एनसीपी में हुई ये टूट विपक्षी एकता के लिए झटका और बीजेपी के लिए फायदेमंद, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार समेत बाकी विधायक शरद पवार की पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एकतरफा फैसले से नाराज थे। ऐसे में सवाल ये भी कि कहीं बीजेपी एनसीपी की तरह ही बाकी विपक्षी दलों के लिए भी कोई तैयारी करके तो नहीं बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अजीत पवार शिवसेना और बीजेपी सरकार में शामिल हुए हैं और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके कई समर्थक विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम मुंबई संवाददाता हमारे सर्वेश तिवारी का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, एनसीपी में टूट विपक्षी एकता में फूट की तरफ इशारा करती है। सर्वेश। देखिए सुमित जी, जिस तरह से पूरा ये खेल आज राजनीतिक, महाराष्ट्र के राजनीतिक भूकंप कह सकते हैं, जिस तरह से अजीत पवार ने दोबारा से, एक बार पहले भी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ वो सुबह 7 बजे करीब लिए थे, जब देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की थी। उस समय वो असफल रहे थे क्योंकि 1 या 2 दिन की सरकार चली थी। लेकिन आज दोबारा से वो शिंदे और फडणवीस का दामन थाम कर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, इतना ही नहीं, अपने साथ एनसीपी के 8 और मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई है। उनका जो बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उनके साथ तकरीबन एनसीपी के सभी विधायक और पूरी पार्टी के लोग शामिल हैं। लेकिन शरद पवार का जो बयान अभी तक आया है, उनका साफ कहना है कि मैं एनसीपी पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा और महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि एनसीपी पार्टी किसकी है। तो कुल मिलाजुलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में ये भूकंप, एक हलचल तेज जरूर है। लेकिन आने वाले कल में 6 जुलाई की रोज शरद पवार एक बैठक ले रहे हैं। उस बैठक में महाराष्ट्र के तमाम पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। हालांकि उस बैठक के दौरान ये तय किया जाना था कि इस समय पार्टी का रुख क्या होगा, जिस तरह से देश की स्थिति, जिस तरह से राज्य में स्थिति चल रही है। लेकिन उस बैठक के पहले ही इस तरह का कदम जिस तरह से अजीत पवार ने उठाया है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और उदाहरण भी दिया कि 1984 में भी इस तरह के हालात जब शरद पवार कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, उस समय भी वो कुछ 6-7 विधायकों को लेकर अलग निकले थे। उनके बाद पार्टी खड़ा की थी। इस तरह की चीजें राजनीति में कोई पहली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का कदम पवार खेमे, वो नेता तो जरूर है लेकिन उनके परिवार का भी एक हिस्सा है, तो ये उम्मीद नहीं थी उनको। अब खुशी भी जाहिर की है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी ने जब
तमाम देश को संबोधित करते हुए कहा था कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी, एनसीपी पार्टी का भी नाम दिया था। तो शरद पवार ने इस पर तंज करते हुए भी कहा है कि एक तरफ ये कहते हैं कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है और उनके ही पार्टी के नेता को और कुछ तमाम कई विधायकों को लेकर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। परिस्थितियां कुछ अलग हैं। ज्यादा विधायकों का समर्थन अजीत पवार की तरफ वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं अजीत पवार की ज्यादा विधायक मेरी साइड हैं। बहुत धन्यवाद सर्वेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब चर्चा की तरफ मैं रुक करूंगा। अमित श्रीवास्तव जी क्या कुछ कहेंगे एनसीपी में टूट पर और महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम पर? अमित जी। अमित जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी पहुंच रही है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित जी, जो महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम हुआ है और एनसीपी में जो टूट हुई है? देखिए, लगातार आज एक चीज क्लियर हो गई कि कल तक जो एनसीपी के नेता आज जिन्होंने शपथ ली, अधिकतर लोगों के ऊपर ईडी कार्रवाई, ईडी की जांच चल रही है और जिनको जेल जाना था मुझे लगता है आज वो राजभवन जाके शपथ ग्रहण उन्होंने किया है। तो क्या अब एक प्रश्न उठता है कि कल से ईडी सारी चीजों की जांच बंद कर देगी? दूसरा कि कल तक ये जो एनसीपी के नेता थे वो लगातार बीजेपी को गालियां बकते थे, आज उनके साथ ये चले गए, तो क्या कोई आइडियोलॉजी है भी कि नहीं? तीसरी कि पहले भी इन्होंने ऐसी कोशिश की थी, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने कोशिश की थी। तो आज एक बात क्लियर है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों को गिराना, लोकतंत्र को कलंकित करना, एक बार नहीं कई बार करना, ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा हो गया है। इसलिए अब देश की जनता कहती है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। चुनी हुई सरकारों को गिराना, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करना, जहां सत्ता नहीं है वहां पर सत्ता में आना, यही क्या इनका चाल चरित्र चेहरा हो गया है। जनता अगर इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप आइए और अगर आपको विश्वास है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं तो जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन अगर जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो इस टाइप से बैकडोर एंट्री करके सरकार बनाना, मुझे लगता है इन्होंने पहले मध्य प्रदेश में भी किया है, कर्नाटक में भी किया था, कर्नाटक में दोबारा इनको जवाब भी मिल गया और मुझे पूर्ण विश्वास है अभी शरद पवार जी ने भी कहा। नहीं अमित जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि महाराष्ट्र में जो हुआ आप उसे गलत बता रहे हैं, लेकिन नंद कुमार साय कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, वो सही हो जाता है क्या? देखिए, नंद कुमार साय जी ने पार्टी की, हमारी जो सरकार है उस पे, उसकी अच्छाई पे, सरकार ने जो यहाँ पर अच्छा काम किया उससे प्रभावित होके और लगातार उन्होंने कहा कि जो बीजेपी में वो थे वहां पर वैसा काम नहीं हो रहा है, ये सारा वर्जन उनका था। और रही बात, आपको मैं बता दूं, इतने वरिष्ठ नेता है, सारा आकलन करने के बाद वो आए, उनके ऊपर कोई ईडी की जांच नहीं चल रही है, उनको ईडी की जांच से बचना है और उसके कारण वो कांग्रेस ज्वाइन किए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपको मैं बता दूं उनके ऊपर कोई जांच नहीं चल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के 70,000 करोड़ से ज्यादा का सिंचाई घोटाले का उन्होंने नाम लिया था और कहा था कि क्या आप परिवारवाद पे भतीजे को सपोर्ट करना चाहते हैं, और आज अपनी पार्टी में ले लिए। इसी प्रकार से उन्होंने बंगाल में किया था, जिनको ये कलंकित नेता बताते थे, बाद में अपनी ही पार्टी में बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया और वो कलंकित नेता ठीक अमित जी मैं लौटूंगा आपके पास, क्लीन हो गए। जी अमित जी मैं दोबारा लौटूंगा। अमित जी मैं दोबारा लौटूंगा। गोविंद मालू जी, बीजेपी पर एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। गोविंद जी। देखिए, कांग्रेस और बाकी दल, हम करें तो पुण्य, आप करें तो पाप। अरे भ्रष्टाचार यदि किसी ने किया है, यदि किसी के खिलाफ प्रमाण होंगे, कुछ जांच चल रही होगी तो जांच तो होगी। आप राजनेता हैं, आप किसी दल के हैं, तो ईडी की जांच नहीं होगी, ईओडब्ल्यू की नहीं होगी, या आर्थिक अपराध ब्यूरो की नहीं होगी, या और किसी की सीबीआई की नहीं होगी, ये कहाँ लिखा है? और जहां तक बात है सिद्धांत की बात, जब अपना ये इस तरह से कोई पलायन करता है तो आप सिद्धांत की बात करते हैं। अजीत पवार उनके साथियों को लेकर आए हैं, और इसके पहले क्या किया था कांग्रेस ने? क्या किया? कोई आइडियोलॉजी है क्या? आइडियोलॉजी की बात खुद कर रहे हैं। शिवसेना, जिसको ये पानी पी कर कोसते थे, उसके साथ सरकार में गठबंधन के साथ सरकार चलाई, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मैंडेट मिला था, जनादेश मिला था। कहते हैं ना, जनादेश हड़प लिया। तो ये इन्होंने क्या किया था कि जनादेश मिला था बीजेपी प्लस शिवसेना के युति को, और इन्होंने शिवसेना के साथ तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाई। अब एनसीपी के साथ यदि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं तो
अब पेट में दर्द हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि दो मापदंड कैसे हो सकते हैं। लोकतंत्र का हनन हो गया, इसका चीरहरण हो गया, मैंडेट का ये हो गया। इस तरह की बातें उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कोई सिद्धांत का पालन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की युति की सरकार है शिवसेना के साथ। एनसीपी का ये एक धड़ा आकर मिला है और हमारी विचारधारा और हमारे कार्यक्रमों और हमारी नीतियों से प्रभावित है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि हम ठीक है गोविंद जी लौटूंगा। अमित जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि विपक्ष के चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, और पीएम मोदी बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि शरद पवार अपने ही घर को नहीं बचा पा रहे हैं तो विपक्ष एकजुट होने की बात कैसे कहता है फिर? अमित जी। अमित जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास। लेकिन गोविंद जी, बार बार आप पर आरोप यही लगते हैं जब जब किसी राज्य में ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो गोविंद जी, कि अपना घर कोई संभालता नहीं तो दूसरे के ऊपर क्यों आरोप लगाते हैं? खुद का घर संभालना चाहिए। खुद कोई राजनेता, कोई दल के लोग, वर्टिकल विभाजन कांग्रेस का कितनी बार हुआ? शरद पवार की एनसीपी उसी में से बनी है, ममता बनर्जी की टीएमसी उसी में से बनी है। तो हम उसका क्या कर सकते हैं? हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो ले नहीं रखा कि नहीं हम आपके दल का विभाजन रोकेंगे। हमको कोई टेंडर कोड नोटिस में तो हमने लिया नहीं। इसलिए यदि कोई जा रहा है स्वेच्छा से, जब खुद का, मैं वही कह रहा हूं ना, खुद करते हैं तो पुण्य, बाकी करे तो पाप। ये जब इन्होंने जो युति को मिला था जन समर्थन, तो फिर शिवसेना के साथ सरकार कैसे बनाई? तब इनको अच्छा नहीं लगा। तो जो राजनीति में हम किसी को रोक नहीं सकते आने से, हम किसी को प्रलोभन भी नहीं देते हैं। स्वेच्छा से हमारे कार्यक्रम, सिद्धांत, नीति और हमारी योजनाओं को लेकर यदि कोई आ रहा है और हम जो सरकार चला रहे हैं उसके अनुरूप वो करना चाहता है, चलिए ठीक, तो हम स्वागत करेंगे। शरद पवार जी खुद आ जाए तो उनका स्वागत करेंगे, उसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो 2024 से पहले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अब विपक्ष किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी, रणनीति तय करेगा। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, आ रही है। जी अमित जी, आरोप ये भी लग रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि टूट एनसीपी में हुई है, दर्द कांग्रेस को हो रहा है। देखिए, बात दर्द की नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी बहुत ही सम्मानित मालू जी कह रहे थे कि जो जांच होती है वो तो प्रोसेस से चलती है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, मैं एक सीनियर काउंसिल हूं, और आप बताइए कि पहले बार भी जब ये उनके साथ गए थे, 3 दिनों में उन्हें क्लियरेंस मिला था, तो क्या अब अपील होगी? स्टेट गवर्नमेंट अपील करेगी, नहीं करेगी? और जिस मंत्री पे जो हसन मुशर्रिफ जो है, जिनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था। अच्छा अमित जी, अगर ईडी की बात होती है तो फिर कर्नाटक में ईडी के दम पर बीजेपी सरकार बना लेती, लेकिन वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए, अब मैंने कहा ना, खूब किया इन्होंने नाटक, पूरा जोर लगाकर इन्होंने किया नाटक, लेकिन फिर भी इनके हाथ से चला कर गया कर्नाटक। और कितना रोया इन्होंने दुखड़ा, तो ना इनका दुखड़ा चला ना इनका मुखड़ा चला। लेकिन आप ये समझिए, मैं आपके माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एज अ लॉयर होने के नाम से आपके पूछता हूं कि मुझको एक प्रश्न का जवाब दे मालू साहब, कि क्या जो जांच ईडी कर रही थी, ये 8 जो मंत्री आज शपथ ले रहे हैं, उसमें अधिकतर मंत्री के ऊपर ईडी की जांच चल रही है, तो क्या वो कंटिन्यू रहेगी कि कल से फाइलें बंद? ठीक है, बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके सवालों को, कांग्रेस के सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन समय की बेहद कमी है। अमित जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, और गोविंद मालू जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिला है, क्या उस घटनाक्रम का असर विपक्षी एकता पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही, बहुत धन्यवाद।